करना चाहेंगे क्योंकि मॉनसून में अब बहुत देर नहीं है। हफ्ते 10 दिन में माना जा रहा है कि हम इसका ऑनसेट केरला में होता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स उसके बाद इसकी स्पीड किस तरह की रह सकती है उसको लेकर थोड़ी सी असमंजस यहाँ पर जरूर है, लेकिन अब तक जब तक हम देखते हैं कि मई के महीने का अंत होता है, ज्यादातर सीड्स की खरीदारी, डिस्ट्रीब्यूशन सब हो चुका होता है। एज ऑफ नाउ आप कैसी स्थिति देखते हैं खरीफ के सीड्स को लेकर? देखिए, खरीफ की सीड की स्थिति को लेकर मैं ये कहता हूँ कि सीड की कोई समस्या नहीं है। जितना भी सीड किसानों को चाहिए वो सारा बाजार में उपलब्ध है। थोड़ी देरी हुई थी कुछ फसलों में, जैसे मक्के का बीज थोड़ा लेट आया, कपास का बीज लेट आया, बट कोई बड़ी समस्या नहीं है इस समय। पिछले साल मिस्टर शुक्ला, कॉटन को लेकर कुछ चिंताएं थी, पैडी की फसल को लेकर भी थी। यहाँ पर सीड क्वालिटी आप कहेंगे ठीक है? सीड क्वालिटी भी अच्छी है, थोड़ी मात्रा कम हुई थी, लेकिन सीड इंडस्ट्री जो है ज्यादातर क्या करती है, थोड़ी बहुत इन्वेंट्री कैरी करती है पिछले साल से। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। मिस्टर शुक्ला, ऑफ कोर्स पिछला एक साल अगर हम देखें, या रबी टू खरीफ या खरीफ टू खरीफ भी अगर देखें, तो पिछले एक साल में हमने देखा है कि बहुत सारे कमोडिटी के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन होता यूजुअली यही है कि जो कॉटन का किसान है वो कॉटन ही बोता है, जो मक्के का है वो मक्के में ही जाता है। क्या वही ट्रेंड्स हम इस बार भी यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, किसान जो है फसल का निर्धारण उसको मूल्य क्या मिलने वाला उसके समय पे करता है। तो इस समय फसल का मूल्य क्या है, आगे क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे फसल का निर्धारण करता है। तो इस समय अगर देखा जाए तो क्योंकि सभी कमोडिटीज के मूल्य जो हैं एवरेज से अच्छे ही हैं, कम हो गए हैं बट फिर भी फार्मर के लिए फेवरेबल हैं। तो इसलिए इस समय ये कह पाना कि ये फसल ज्यादा लगेगी, बीज ज्यादा लगेगी, मुझे लगता है कि बारिश के समय के अनुसार और बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन आगे चल के कैसे होता है उसके बेसिस पे फसलों का थोड़ा बहुत एरिया कम ज्यादा हो सकता है। एक तो तरीका होता है सीड देने का, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि राज्य सरकारें भी यहाँ पर किसानों को उपलब्ध कराती हैं, और उसके बाद हाइब्रिड सीड्स हैं, हाई क्वालिटी सीड्स भी हैं। किस तरह से आप देखते हैं इन सब का मार्केट शेयर? देखिए, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री जो है, जिसको हम संकर बीज बोलते हैं हिंदी में, वो करीब करीब $3 बिलियन का है और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ने का इसका कारण ये है कि हाइब्रिड बीज का जब डेवलपमेंट किया जाता है तो उसको फार्मर की उपज, हमेशा फार्मर कोई भी बीज खरीदता है वो हमेशा कितनी उपज आएगी, कितना फायदा मिलेगा उसके हिसाब से खरीदता है। तो मुझे लगता है कि हाइब्रिड बीज बनाने का जो तरीका है उसमें नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उपज ज्यादा आती है। हम बीमारी के लिए प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं, कीड़ों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं। उस वजह से किसानों का रुझान उसी तरफ ज्यादा रहता है। बट कुछ फसलें ऐसी हैं जहाँ पे हाइब्रिड उपलब्ध नहीं है, वहां पे किसान जो है अपना जो हम ओपीवी बोलते हैं, जो सेव्ड सीड होता है, उसको भी लगाता है। ये साल मिलेट्स का साल भी कहा जा रहा है और खरीफ में कुछ एक मिलेट्स भी यहाँ पर बोई जाएंगी। कैसे देखते हैं आप उस सीड की डिमांड? देखिए, जब मिलेट की बात आती है तो कॉमन लोगों को तो यही होता है, ज्वार और बाजरा को ही हम मिलेट मानते हैं, और यही दो बीज हैं जिसका सीड इंडस्ट्री के पास बीज रहता है। बाकी जितने भी जिनको हम माइनर मिलेट बोलते हैं, छोटे अनाज बोलते हैं, वो ज्यादातर पब्लिक सेक्टर के पास सीड है। तो ज्वार और बाजरा के सीड की कोई कमी नहीं है, इनफैक्ट जितना भी चाहिए किसानों को मिलेगा। और इस समय थोड़े मूल्य भी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है अगर मौसम का साथ रहा तो इस बार ज्वार और बाजरा का, ज्वार का तो नहीं बोल सकता हूँ ज्यादा, लेकिन बाजरे का क्षेत्र बढ़ने की पूरी उम्मीद है। साथ ही जैसे आपने मौसम की बात करी और एल निनो की चिंता यहाँ पर बनी ही हुई है। माना यह भी जा रहा है कि जून की जो बारिश है वो थोड़ी कमजोर होगी, जुलाई अच्छा हो सकता है, और एल निनो अगस्त में यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है बारिश को। अगर इस तरह की स्थिति है तो फिर सीड इंडस्ट्री इस मानसून सीजन को कैसे देख रही है? देखिए, सीड इंडस्ट्री को भी थोड़ी चिंता होती है, वो स्वाभाविक है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पिछले 50 सालों में जो हमारे यहाँ सिंचित एरिया होता था वो करीब 10-15% होता था, वो बढ़ के 55% हो गया है। तो अगर हम देश के लिए देखें तो समस्या है, लेकिन इतनी बड़ी भी समस्या नहीं है क्योंकि हमारा सिंचित क्षेत्र बढ़ गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब मानसून थोड़ा आगे पीछे होता है, कम ज्यादा होता है, तो फसलों का एरिया कम ज्यादा हो जाता है। बट मुझे नहीं लगता है कि हमें बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए कुछ दिन देर होने से। अगर समस्या तब आएगी जब मानसून एक बार आ गया और उसके बाद बहुत लंबा गैप हो गया, उस समय ज्यादा फसलों का नुकसान होता है। कुछ क्षेत्र है हमारे देश में, जैसे रायलसीमा है, सौराष्ट्र है, विदर्भा है, आपका मराठवाड़ा है, और राजस्थान का कुछ एरिया, ये ज्यादा सेंसिटिव है बारिश के मामले में, और इसी वजह से यहाँ पे उस तरह की फसलें किसान ज्यादा लगाते हैं जो कम पानी में लग सके।
जहाँ तक इनपुट कॉस्ट की बात होती है, सीड कोई बहुत बड़ा इनपुट कॉस्ट के हिसाब से नहीं देखा जाता। इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, इन सब चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है प्राइस के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से। लेकिन अगर सीड्स को भी देखें मिस्टर शुक्ला, तो ईयर ऑन ईयर अगले पिछले 4-5 सालों की अगर बात करें तो किस तरह से सीड के प्राइसेस भी बढ़े हैं? देखिए, सीड के प्राइस का जो निर्धारण होता है, क्योंकि सीड एक कमोडिटी की तरह होता है। अगर हम एक आदमी को सीड दिखाएं तो वो कमोडिटी की तरह ही दिखेगा। जिस तरह से कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं उस हिसाब से सीड के प्राइस भी बढ़ते जाते हैं, बिकॉज आपको फील्ड में ही प्रोड्यूस करना है और जिन किसानों के साथ आप सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको भी हमें इनकम देनी पड़ती है। तो सीड जो है नॉर्मली कमोडिटी प्राइस के ट्रेंड के साथ चलता है। उसके अलावा और भी खर्चे होते हैं रिसर्च वगैरह के कंपनियों के। लेकिन सीड अगर आप टोटल खेती का खर्चा देखें, अगर 1 एकड़ में किसान 100 रुपए खर्च करता है तो सीड का खर्चा जो है 5 रुपए से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन सीड एक ऐसा इनपुट है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। आप कितना भी अच्छा हर्बिसाइड डाल लीजिए, पेस्टिसाइड डाल लीजिए, कितनी भी खाद डाल दीजिए, कितना भी लेबर लगा लीजिए, लेकिन अगर सीड अच्छा नहीं है तो आपको फसल नहीं मिलेगी। तो इसलिए सीड सबसे कम खर्चे वाला इनपुट है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनपुट है। और मेरी तो हमेशा किसानों से जब भी मैं मिलता हूँ यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप अच्छे सीड पे ध्यान दो। जितना अच्छा सीड लगाओगे उससे आपका जो बाकी 95% का खर्चा है उसका भी सदुपयोग हो जाएगा, नहीं तो वो सारा बेकार चला जाता है। माना ये जाता है मिस्टर शुक्ला कि अब जिस तरह के नंबर्स हैं, इंडिया वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी मार्केट है सीड्स के हिसाब से, और काफी हद तक जो एक्सपोर्ट्स हैं या ग्लोबल जाने की बातें हैं वो काफी स्ट्रांगली यहाँ पर होने लगी हैं। कैसे देखते हैं आप ये ग्रोथ, और जिस तरह के मेजर्स, पॉलिसीज एज ऑफ नाउ है सरकार की तरफ से, उनका कितना असर है? देखिए, सीड में पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अपने देश की पॉलिसी और जिन देशों में बीज जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान मुझे लगता है कि भविष्य में एक्सपोर्ट का भी काफी काम कर सकता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे यहाँ जो सीड रिसर्च की जा सकती है उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। सीड कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में काफी पैसा रिसर्च में खर्च कर रही हैं और अमूमन जो है 5 से 10% अपने रेवेन्यू का खर्चा रिसर्च पे कर देती हैं कंपनियां। तो सीड एक ऐसा इनपुट है जिस हिसाब से हमारे देश में जमीनें कम हो रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो किसानों को अपनी वर्टिकल यील्ड जिसको हम बोलते हैं कि एक खेत से ज्यादा उपज लेनी पड़ेगी। सीड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सीड इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसका फ्यूचर भी अच्छा है। हाँ, जरूर है, इसमें पॉलिसी का सहयोग बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे गवर्नमेंट को R&D में सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारी नई तकनीकें हैं जिसके हिसाब से हम अपनी उपज में स्टेप जंप ला सकते हैं। अपने बीमारियों के जो खर्चे होते हैं उसमें पेस्टिसाइड का खर्चा कम कर सकते हैं। हम ऐसे भी सीड डेवलप कर सकते हैं जो कम पानी में भी अच्छे हो सकें। उसके लिए बहुत सारी, हम जिसको बोलते हैं जीनोमिक्स, जीन एडिटिंग, फिनोमिक्स, बहुत तरह की आधुनिक तकनीकें अवेलेबल हैं इस समय पूरे विश्व में। अगर हमें उनको देश में लाना है तो हमें अपना जो है कंपनियों को जो IPR प्रोटेक्शन चाहिए होता है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि जो कंपनियां वास्तविक रूप से रिसर्च में खर्च कर रही हैं उनके पेटेंट के, उनके रिसर्च का जो उनका खर्च होता है उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स सरकार का सपोर्ट तो यहाँ पर चाहिए। मुझे याद भी है बजट के बाद सीड इंडस्ट्री ने आकर कहा भी था कि उनको बजट से यहाँ पर फिलहाल कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आया है। एक्सपेक्टेशंस वहाँ पर काफी स्ट्रांग थी और वही बात फिर से यहाँ पर दोहराती भी हुई। मिस्टर शुक्ला, ओवरऑल सीड इंडस्ट्री के आप नंबर्स कैसे देखते हैं? क्योंकि हमें याद है 2022 में कुछ $6 बिलियन जैसी इस इंडस्ट्री को आंका गया था और ये भी कहा गया था कि 2028 तक $12 बिलियन तक बनने की ये इंडस्ट्री एक स्ट्रेंथ रखती है। तो किस तरह से आप ये ग्रोथ होता हुआ देखते हैं? देखिए, ये नंबर तो जो है सारे संभव हैं। ये डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से नए सीड आते हैं, नई तकनीक आती है, गवर्नमेंट कितना प्रोत्साहन देती है नई तकनीकों को लाने में। जब हम $6 बिलियन की बात करते हैं तो उसमें पब्लिक सेक्टर का भी सीड काफी शामिल है, उसमें लोकल सीड भी काफी शामिल है। जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं उसका मार्केट कम है और मुझे लगता है उसका कंट्रीब्यूशन भी रिलेटिवली ज्यादा है। लेकिन मुझे एक चीज और अच्छी लगती है आगे, जो इस समय काफी सरकार जोर दे रही है सीड में, कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो 6 बिलियन तो मेरे हिसाब से छोटा ही नंबर है, हम इसके आगे भी जा सकते हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया मिस्टर शुक्ला हमारे लिए आज समय निकालने के लिए और सीड इंडस्ट्री पर वो पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे अपने साथ, लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।